हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में प्री का, उसके टॉप 25 जी के जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में, उसके जी के जीएस के कंप्लीट क्वेश्चंस हैं ये। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस, तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। और जो इस क्लास का जो फॉर्मेट है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए, मैंने जो जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का 2024 में, वो उन सब का सॉल्यूशन मैंने जीके जीएस का डाल दिया है, सीएचएसएल का भी डाल दिया है और एमटीएस का भी डाल दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर। और देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और देखिए, क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास का या इस सीरीज़ का उठा पाएंगे। आप क्लास को कंप्लीट देखिए, एक दो क्वेश्चंस को देखने से आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो जब तक आप क्लास को कंप्लीट नहीं देखेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक आप पैटर्न को नहीं पहचान पाएंगे। और एसएससी का इतना ज़्यादा रिपीटिशन है एग्ज़ाम में, तो अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से कर ले जाएंगे, इस सीरीज़ का रिवीजन 2 से 3 बार कर लेंगे, ठीक है, क्लासेस को देख लेंगे, तो जो आपका पैटर्न है पीवाईक्यू का वो आपको पता लग जाएगा। एजेंसी कैसा पेपर सेट कर रही है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है भाई। और जो अपने रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं वो तुरंत आपको एक्सेस हो जाए उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। द पांड्या किंगडम was first mentioned by Megasthenes, who said that their kingdom was famous for pearls. The capital was। तो पांड्या साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, तो जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो उनकी कैपिटल क्या थी, पूंजी नहीं है, कैपिटल पूछ रहा है, राजधानी। ठीक है भाई। तो देखिए, पांड्या किंगडम फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थनीज ने मेंशन किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो किंगडम है पांड्या किंगडम, वो फेमस था किसके लिए, मोतियों के लिए। तो उसकी कैपिटल पूछ रहा है। तो देखिए, आपको इसका आंसर कैसे निकालना है अगर आपको नहीं पता है तो देखो, आपने तंजावुर के बारे में सुना होगा, चोलाज से एसोसिएटेड है ये। तो चोलाज की कैपिटल थी, जो लेटर चोलाज थे 9 to 11 सेंचुरी में। तो ठीक है, सी में। तो यहाँ पे आपने बृहदेश्वर टेम्पल भी सुना होगा, बृहदेश्वर टेम्पल जो चोलाज के जो रूलर्स हैं उन्होंने बनवाया था। और कावेरी पट्टनम है, ये भी देखिए पोर्ट है किसका, लेटर चोलाज का। जो लेटर चोलाज थे उनका पोर्ट है कावेरीपट्टनम। उरैयूर जो अर्ली चोलाज थे उनकी कैपिटल थी ये। और तो एक ही ऑप्शन बचा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो जो थर्ड ऑप्शन है यही राइट आंसर है इसका। तो मदुरई जो है, ये जो पांड्याज किंगडम था उसकी कैपिटल थी। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मदुरई, रिपीटिशन है इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड, मदुरई। अब दूसरे जो किंगडम है देखो, चेराज जो थे इनकी कैपिटल थी वंजी, याद रखना है आपको, पूछी जा चुकी है। जो अभी प्रेजेंट डे केरला में है उधर थे ये, जो प्रेजेंट डे केरला है उधर की तरफ थे। और जो चोलाज जो इनकी कैपिटल थी अर्ली चोलाज की, तो वो थी उरैयूर, कुहूर। और प्रेजेंट डे तमिलनाडु में थे। और पांड्या जो थे वो इनकी कैपिटल थी मदुरई। तो ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु में इधर ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पे थे चोलाज और इधर थे पांड्याज। ठीक है, और यहाँ केरला में चेराज। इनको टोटल मिला के संगम एज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें थे चोलाज, पांड्याज और चेराज। तो ये थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके और 6 सेंचुरी एडी या सीई बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी सीई से लेके इनका काफ़ी डोमिनेंस था। तो इतना आपको ध्यान रखना है चोलाज, पांड्याज और चेराज के बारे में। अब देखिए, मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, मेगास्थनीज जो था किसके कोर्ट में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ये। और किसका एम्बेसडर था, तो ये सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था ये। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये आर्मी जनरल था किसका, अलेक्जेंडर का। ठीक है, और ये ग्रीक हिस्टोरियन था मेगास्थनीज, ग्रीक हिस्टोरियन।
और ये ग्रीक का ही था, ये भी सेल्यूकस निकेटर। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो अलेक्जेंडर का जो जनरल था वो था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी है, जो उसका पहला रूलर था वो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर कौन था, अशोका, देन दो आए थे कुणाल और दशरथ, फिर उसके बाद बृहद्रथ। तो इसकी आपको जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोका, कुणाल और दशरथ, फिर उसके बाद बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। और देखिए इसके बारे में, मेगास्थनीज के बारे में एक चीज़ और है। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मुगल जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में इन्होंने थोड़ी हिस्ट्री दी थी, ठीक है, सोसाइटी के बारे में। तो आपको ये बुक भी ध्यान रखनी है। मेगास्थनीज की जो बुक थी वो थी इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हरिवर्सनम अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो हरिवर्सनम पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो हरिवर्सनम जो पुरस्कार है, कौन सा स्टेट देता है इसे। तो देखिए इसको देता है केरला स्टेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देखिए मोस्टली जो संगीत के क्षेत्र में जो स्टेट आगे हैं वो है साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो केरला कर्नाटका में से इसका आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं थोड़ी अपनी समझ बूझ के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है केरला। अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। देखो हरिवर्सनम जो अवार्ड है वो कब एस्टेब्लिश किया था, तो 2012 में किया था। किसने, केरला गवर्नमेंट ने, और त्रावणकोर दवास्वोन बोर्ड के साथ मिलकर। जो केरला गवर्नमेंट है उसने त्रावणकोर दवास्वोम बोर्ड के साथ मिलकर 2012 में ये जो अवार्ड है हरिवर्सनम अवार्ड ये एस्टेब्लिश किया था। और ये अवार्ड जो है इन गिवन टू द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड इक्वानिमिटी एंड सेक्युलरिज्म थ्रू म्यूजिक। ये उन लोगों को दिया जाता है जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड इक्वानिमिटी एंड सेक्युलरिज्म को म्यूजिक के थ्रू प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें। ठीक है, इस अवार्ड में देखिए 1 लाख का प्राइज़ मिलता है और साइटेशन मिलती है। और अवार्ड इज अनाउंस बिफोर द मकर विलाकू फेस्टिवल। देखिए ये फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना है, ये केरला का है। ठीक है, तो मकर विलाकू फेस्टिवल से पहले दिया जाता है, ये सबरीमाला में होता है एवरी ईयर। ठीक है भाई, तो मकर विलाकू फेस्टिवल केरला में। और देखिए जो पहले रेसिपेंट थे इसके अवार्ड के, तो ये थे के जे यशुदास। के जे यशुदास इनके जो पहले रेसिपेंट थे 2012 में। और अभी जो 2024 में मिला है वो मिला है पी के वीरमंदी मणिदास को, वीरा मणिदासन को 2024 में। ठीक है, जो अभी मिला है पी के वीरा मणिदासन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ईस्टर फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। तो ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए हिंदू ईस्टर तो आपने सुना नहीं होगा, हिंदूज। सिख, देखिए सिखों का जो फेस्टिवल होता है वो बैसाखी होता है, मेन फेस्टिवल है ना, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। बैसाख का फर्स्ट डे होता है, बैसाख मंथ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पारसीज का नवरोज आपने सुना होगा। ठीक है, न्यू ईयर होता है इनका, फर्स्ट डे होता है न्यू ईयर का, स्टार्टिंग होती है। और जो क्रिश्चियन है वही बचे, तो वही इसका आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो क्रिश्चियन ही इसका आंसर है। ईस्टर फेस्टिवल क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो ईस्टर है, ईस्टर इज़ द क्रिश्चियन हॉलीडे है दैट सेलिब्रेट द रिसरेक्शन ऑफ द जीसस क्रिस्ट। तो सेलिब्रेट किया जाता है रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर द फुल मून फॉलोइंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद मार्च अप्रैल में जो होता है फुल मून, उसके जो बाद में जो पहला संडे होता है उसी को सेलिब्रेट करते हैं। और जो अब देखिए ये वाला जो हो गया ईस्टर। अब इसके बाद देखिए पारसी जो कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है नवरोज़ फेस्टिवल, और पारसी न्यू ईयर है, और जमशेदी नवरोज़ टू मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन द जोरास्ट्रियन कैलेंडर।
तो इतना आपको ध्यान रखना है। पारसी का जो फेस्टिवल है नवरोज फेस्टिवल, ठीक है, सिम्बलाइज द रिन्यूअल जॉय और प्रोस्पेरिटी एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड विद प्रेयर्स फास्टिंग एंड कम्युनिटी गैदरिंग। किसी भी फेस्टिवल में कम्युनिटी गैदरिंग तो होती है। तो पारसी का आपको ध्यान रखना है नवरोज, क्रिश्चियन का ईस्टर फेस्टिवल, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये, और कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिखों का जो होता है वो बैसाखी होता है, जो कि बैसाख मंथ के फर्स्ट डे मनाया जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये, और हिंदूज़ का ये हो नहीं सकता, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे आराम से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्रिश्चियन। याद कर लें इनको, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ईस्टर्न और बैसाखी भी पूछा हुआ है, ठीक है, नवरोज भी पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड इन 1873? तो 1873 में अमृतसर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, सिख सुधार आंदोलन 1873 अमृतसर में शुरू किया गया था? तो इनमें से बताना है आपको कि जो 1873 में अमृतसर में स्टार्ट किया गया था सिख रिफॉर्म मूवमेंट, वो कौन सा था? तो वो था सिंह सभा मूवमेंट। सबसे पुराना यही है 1873 में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब दूसरे मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो, बाबर अकाली मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो 1921 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो सिखों के इंस्टीट्यूट थे, सिख इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिश कंट्रोल से लिबरेट कराना था, ठीक है। इस मूवमेंट का जो मकसद था बाबर अकाली मूवमेंट का, और इसकी डेट याद रखनी है आपको, 1921। पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। अकाली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1920 में। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी इसे जानते थे, और इसका जो ये नॉन वायलेंट कैंपेन था, और इसमें सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप और गुरुद्वारा, इसमें क्या था, जो महंत थे, करप्ट महंत थे, उन्हें हटाना था गुरुद्वारा से, ठीक है। तो और देखिए, जो ये गुरुद्वारा मूवमेंट है, ये जो अकाली मूवमेंट था, इसे ही गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मूवमेंट अमृतसर में पंजाब में 1920 में, सेम ही है ये, अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये ऑफसूट था सिंह सभा मूवमेंट जो 1873 में आया था, उसका ऑफसूट था, ठीक है। प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिक्स एंड काउंटर द रिवाइवलिस्ट पॉलिसीज ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की जो रिवाइवलिस्ट पॉलिसी थी क्रिश्चियन मिशंस की, तो उनको काउंटर करना था, एंड हिंदू फंडामेंटलिस्ट को काउंटर करना था। तो इतना आपको याद रखना है बस, जो अकाली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ये भी सेम ही है, दोनों सेम है। ये ऑफसूट है किसका? तो जो इसका सिंह सभा मूवमेंट आया था 1873 में, उसका ऑफसूट है ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। और बाबर अकाली जो है ये 1921 में आया था। इसमें इंस्टीट्यूट्स जो थे सिखों के, उसे लिबरेट कराना था ब्रिटिश कंट्रोल से। तो इतना आपको याद रखना है। क्रोनोलॉजी आप याद रखें, कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कन्फ्लुएंस एट, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ संगम पर होती हैं, तो कहाँ मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। तो इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ चार, जहाँ से गंगा का थोड़ा सा मैंने उद्गम बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बंदरपुंछ, यहाँ पे बंदरपुंछ है एक जगह, बंदरपुंछ। तो यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री, ठीक है। उसके बाद गोमुख पड़ता है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे केदारनाथ है, यहाँ पे चोराबरी ग्लेशियर है, चोराबरी ग्लेशियर है। और उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और यहाँ पे है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। तो आपको ध्यान रखना है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुंछ, और गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, और केदारनाथ में ये है चोराबरी ग्लेशियर जो है, और जो है नहीं, केदारनाथ में चोराबरी ग्लेशियर, और बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। तो इस पे मिलती है धौली गंगा, धौली गंगा। तो यहाँ पे है कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, फिर इससे मिलती है कौन सी रिवर मिलती है? तो ये मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी। तो यहाँ पे बनता है नंद प्रयाग,
नंद प्रयाग आप लिखते जाएं अगर आपको लिखना है तो ये नंदाकिनी मिलके बनाती है नंद प्रयाग, और ये अलकनंदा से मिलती है धौलीगंगा, तो यहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर। फिर उसके बाद नंदाकिनी जब नीचे चली जाती है तो इसके बाद पिंडारी रिवर आती है यहाँ से, पिंडारी, ठीक है, तो पिंडारी रिवर बनाती है करण प्रयाग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से जो निकलती है केदारनाथ से, जो कौन सा ग्लेशियर है, जो चोराबारी ग्लेशियर है, इससे जो निकलती है वो निकलती है मंदाकिनी, ये नंदाकिनी है भाई, तो यहाँ से निकलेगी मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है अलकनंदा में, कौन सी जगह, जब ये मिलेगी तो ये बनाएगी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रुद्रप्रयाग बनाएगी यहाँ पे। इसके बाद तो ये जो कौन सा है भाई, ये गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी रिवर, भागीरथी, भागीरथी रिवर, तो ये मिलती है किस में, देवप्रयाग में, तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। और ये जो बंदरपुंछ है, यहाँ से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है यमुना, ठीक है। तो यमुना कहाँ पे मिलती है आके, तो ये जो मिलती है यहाँ पे जो कौन सा है ये, इलाहाबाद में, संगम में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मिलती है, जो संगम बनता है सरस्वती गंगा और यमुना का, तो यहाँ देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी, तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। जो बंदर यमुनोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे जगह पड़ती है बंदरपुंछ, यहाँ से निकलती है यमुना, और इसके बाद जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे जगह पड़ती है गोमुख, गोमुख से निकलती है भागीरथी। उसके अलावा देखिए केदारनाथ, केदारनाथ में है चोराबारी ग्लेशियर, तो ये जो चोराबारी ग्लेशियर है इससे निकलती है मंदाकिनी। उसके बाद जो बद्रीनाथ है यहाँ पे है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर में बद्रीनाथ जगह है, वहाँ से निकलती है अलकनंदा। और अलकनंदा देखिए, अलकनंदा में जब धौलीगंगा मिलती है सबसे ऊपर, तो ये बनाती है विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद जब ये नीचे जाती है थोड़ा, तो वहाँ पे नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी N4 नेक्स्ट से स्टार्ट होती है, नंदाकिनी, तो नंदाकिनी बनाती है नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद ऐसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद ये और नीचे जाती है तो यहाँ पे बनाती, जो पिंडारी रिवर है इससे आके मिलती है, तो यहाँ पे बनाती है करण प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद आगे और जाती है, तो फिर यहाँ से जो केदारनाथ से जो चोराबारी ग्लेशियर है, चोराबारी ग्लेशियर है जो, उससे जो मंदाकिनी आती है और जब इसमें अलकनंदा में मिलती है तो ये बनाती है रुद्रप्रयाग, ठीक है। इसके बाद वो नीचे जाती है तो फिर जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गोमुख जो जगह है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से भागीरथी आती है और तो मिलती है अलकनंदा में, तो ये बनाती है देवप्रयाग, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है, आप लिख सकते हैं, या फिर एक दो बार जब क्लास को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। प्रयाग में पूछा जा चुका है प्रयागों से क्वेश्चन, कि कौन सा प्रयाग किस किस रिवर से मिलके बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो यमुना है वो कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपुर से निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है गंगा में, संगम में, जो इलाहाबाद में है। 3 रिवर मिलती हैं यहाँ पे, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताएंगे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो कौन सी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following institutions has contributed mainly in improving the economic status of poor women in rural area? तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में योगदान दिया? तो देखिए ये क्वेश्चन अब आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो रही है पुअर वुमेन्स की, है ना। तो आवास योजना में तो भाई घर से रिलेटेड है, ये तो हो नहीं सकता, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइवलीहुड प्रदान करेंगे तभी तो उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, तो आवास योजना थोड़ी ना इम्प्रूव करेगी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट थोड़ी ना है ये, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट तो भाई वाइल्ड लाइफ के लिए भी हो सकता है, ट्राइबल्स के लिए भी हो सकता है इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होता है, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। रूरल हेल्थ स्कीम, हेल्थ स्कीम हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए ना, इकोनॉमिक स्टेटस से थोड़ी ना, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास थर्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इसमें कुछ लोग मिलकर आपस में ग्रुप बनाते हैं और लाइवलीहुड को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाते हैं, तो वुमेंस के लिए भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, रूरल एरियाज़ में होता है ये मोस्टली, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर।
ऐसे आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शंस को। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देख लेते हैं हम दूसरी योजनाओं के बारे में। पहले तो देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट इन इंडिया गेन ट्रैक्शन 1970 के आसपास स्टार्ट हुआ था विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन 1972 में। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन हुआ था उसी के आसपास ही स्टार्ट हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1970 में हुई थी, और मूवमेंट सादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन 1992। तो 1992 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी इसकी, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और बैंक लिंकेज प्रोग्राम जब आया था, नेशनल बैंक नाबार्ड ने स्थापित किया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी हुई थी। फिर 1993 में नाबार्ड एंड रिजर्व बैंक ने मिलकर अलाउड कर दिया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ओपन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट बैंक्स में, और दिस एक्शन बूस्टेड द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है काफ़ी बूस्ट मिला। ठीक है, 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वरोजगार योजना। तो ये याद रखनी है आपको, 1999 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज़। तो ये याद रखनी है, पूछी भी जा चुकी है, आगे पूछ सकते हैं आपसे। अब जो इंदिरा आवास योजना है वो स्कीम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज कंस्ट्रक्ट एंड अपग्रेड देयर होम्स। तो घर को बनाने में और उनके घर को अपग्रेड करवाने में जो इंदिरा आवास योजना है उसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है पीपल्स को जो रूरल एरिया में रहते हैं। द स्कीम इज़ प्राइमरली फॉर पीपल, फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, फ्री बॉन्डेड लेबर्स के लिए एंड अदर रूरल पुअर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से, जो बीपीएल से नीचे की फैमिली है उनके लिए। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1985-86। जो ये स्कीम है इंदिरा आवास योजना 1985-86 के आसपास लॉन्च हुई थी 1985 में। द पार्ट ऑफ रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जो ये स्कीम है इंदिरा आवास योजना ये रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंडर थी। और इंडिपेंडेंट कब हुई ये, इंडिपेंडेंट स्कीम की तरह कब उभरी, तो ये 1996 में आई थी। अब देखिए, नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन था वाज लॉन्च्ड इन 12 अप्रैल 2005 में। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था ये याद रखना है आपको, और बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज डिजाइन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इसका काम क्या था, इसमें अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली वुलनरेबल जो सेक्शंस थे उसके लिए। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज नाउ आ सब मिशन ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। जो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था अब ये किसके अंडर है, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है, विच ऑल्सो इंक्लूड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी इसी के अंडर है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं, इन सब चीज़ों को आप याद रखें, डेट याद रखें और जो स्कीम है किससे एसोसिएटेड है। और बाकी इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, एलिमिनेशन जो मेथड है उससे बस थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो एक सर्पिल के आकार के बैक्टीरिया की पहचान करें। तो इसमें देखिए जो सर्पिल के आकार का बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो देखिए अब इसका आंसर आपको नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे ना आप वर्ड एसोसिएशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्पायरल तो स्पिरिलम है इसका जो आंसर है, जो स्पायरल शेप है इसको वर्ड एसोसिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्पिरिलम। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो बैसिलस है इसकी शेप होती है रॉड शेप, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है किसी में भी। कोकस बैक्टीरिया इसकी जो शेप होती है स्पेरिकल और नियरली स्पेरिकल होती है। और जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कर्व्ड कॉमा शेप होता है। तो चारों की मैंने आपको बता दी है। तो बैसिलस की रॉड शेप, कोकस की स्पेरिकल शेप और विब्रियो की कर्व्ड शेप और कॉमा शेप होती है। ठीक है, और स्पिरिलम की तो ये होती है स्पायरल शेप। अगर आपको नहीं पता है तो वर्ड एसोसिएशन के थ्रू आप इसका जो है तुक्का मार सकते हैं, और तो वैसे गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस में, बट ऐसे वर्ड एसोसिएशन से कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ऐड कर देता है कि अगर हमें नहीं भी पता है तो वर्ड एसोसिएशन से
हम सही कर सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं स्पाइरल स्पिरिलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की थी। तो ये कब स्टार्ट की थी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो 2022 में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड रेगुलेट एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू प्रमोट रेगुलेट एयर स्पोर्ट्स कंट्री में, और द पॉलिसी वाज अनाउंस इन जून 2022। तो ये अनाउंस कब करी गई थी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। पॉलिसी के गोल क्या थे, मेकिंग एयर स्पोर्ट्स मोर असेसिबल, अफोर्डेबल, सेफ, सस्टेनेबल एंड इंजॉयबल। तो ये इसका गोल है। डेवलपिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर एयर स्पोर्ट्स। ठीक है, प्रमोटिंग द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन इंडिया। तो एडोप्टिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एयर स्पोर्ट्स सेफ्टी। बेस्ट प्रैक्टिस को अडोप्ट करना, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है एयर स्पोर्ट्स सेफ्टी में। तो एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ये याद रखना है। कब आई थी पॉलिसी, तो जून 2022 में। अब मिनिस्ट्री पूछ सकता है नेक्स्ट वाले जो एग्ज़ाम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। ठीक है, और ये प्रमोट और रेगुलेट करता है एयर स्पोर्ट्स को कंट्री में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। एज ऑफ 14 अक्टूबर 2021 2021 विच इंडियन फुटबॉलर वॉज इन न्यूज़ फॉर ब्रेकिंग पहले 77 इंटरनेशनल गोल्स। तो 14 अक्टूबर 2021 तक कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोलों को तोड़ने के लिए चर्चा में था। तो इंडिया में आपने सुनील छेत्री का नाम सुना होगा, तो वही है इसका आंसर। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। यही है इंडिया के जो बेस्ट फुटबॉलर हैं अभी। ठीक है, तो इन्होंने जो पेले का रिकॉर्ड था इंटरनेशनल गोल्स करने का 77 का, तो वो तोड़ दिया है। ठीक है, तो सुनील छेत्री एसोसिएटेड है किससे हैं, तो फुटबॉल से। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन के अनुप्रयोग को बंद करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। तो ये कौन सा एक्ट था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसने देखिए प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी इसने स्टार्ट की थी और डिसकंटिन्यू द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी। जो डायरकी थी प्रोविंसेस में जो आई थी 1919 में डायरकी, तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की, तो उसको ख़त्म किया था और यहाँ पे ऑटोनॉमी दी थी जो प्रोविंसेस हैं। ठीक है, और इसमें देखिए आरबीआई और जो फेडरल सिस्टम है वो दिया था इस एक्ट के। जो मोस्टली प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी एक्ट से है 1935 से, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ये भी इसी एक्ट में, जैसे फेडरल है और कंकरेंट लिस्ट है और प्रोविंस लिस्ट है, तो ये इसी में जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो भी हमने इसी से ली है 1935 एक्ट में से ही आई थी। और देखिए अब जो हमारा जो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, किसके लिए, तो मुस्लिम्स के लिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था ये, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मिंटो कौन थे, तो ये वायसराय थे इस टाइम के। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, तो इसमें डायर की स्टार्ट करी थी, डायर की, ठीक है, और प्रोविंसेस में। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट का जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था 1990 का जो एक्ट था। ऐसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो एक्ट है इसे बोलते हैं। तो क्लेम्सफोर्ड इस टाइम के क्या थे, तो वायसराय थे। ठीक है, डायर की स्टार्ट करी थी प्रोविंसेस में, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट, और यहाँ पे वुमेंस को थोड़ा वोटिंग का राइट दिया था इस वाले एक्ट में 2019 में। वुमेंस को जो वोटिंग का राइट है वो दिया था। और क्या था इस एक्ट में, तो 1919 के एक्ट में, तो यहाँ पे जो है बाई कैमरलिज्म की स्टार्ट हो गया था, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, स्टार्ट हो गया था। और 1935 में भी बाई कैमरलिज्म था।
अपर हाउस और लोअर हाउस। और 1813 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसमें क्या था, इसमें देखिए 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्च करने के लिए बोला था। और जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्हें अलाउड किया गया था इंडिया में। और जो कंपनी की मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। बस चाइना और टी में ट्रेड के अलावा बाकी कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी थी, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इतना इन एक्ट के बारे में ध्यान रखना है आपको। मोस्टली प्रोविज़न हमारे 1935 का जो एक्ट है उसी से आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है इसका आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो। विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन 1989। पर्टिकुलर ईयर दिया है इन्होंने 1989। तो किस समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों में संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी कमेटी थी जो 1989 में जिसने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायत बॉडीज़ के लिए? तो ये थी पीके थुंगन कमेटी। तो आपको डेट याद रखनी है पीके थुंगन की, कब थी ये। ठीक है, 1989 में। कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कमेटी आई थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में आई थी। ठीक है, और उसके बाद आई थी अशोक मेहता कमेटी 1977, 1977 से 1978 में। उसके बाद आई थी जी.के.वी. राव कमेटी, तो 1985 में। एल.एम. सिंघवी कमेटी, तो 1986 में आई थी। ठीक है, उसके बाद आई थी पी.के. थुंगन कमेटी 1989 में। तो और लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन को फादर कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में, और एस्टेब्लिशिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में। तो इसलिए इन्हें लॉर्ड रिपन को क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड रिपन इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड लोकल गवर्नमेंट इन 1882, 1882 में। ध्यान रखना है आपको लॉर्ड, और इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, कि कौन सी किस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी.के.वी. राव, एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगन कमेटी। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है इनकी। ठीक है, ईयर वाइज कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, और पूछी भी जा चुकी है ये। वर्मा कमेटी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी इन तीनों में से आप निकाल सकते हैं। ये पहली है, इसके बाद ये, तो पी.के. थुंगन लास्ट की है। तो ये तभी आया था क्योंकि नए जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 73rd है ना, पार्ट 9 में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का, उसमें मिला था। 29 सब्जेक्ट, और जो 11th जो शेड्यूल है, 11th शेड्यूल, वो ऐड किया गया था, और 29 सब्जेक्ट थे इसमें पंचायती राज में। ठीक है, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का ही, उसमें जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो ऐड करी गई थी। म्यूनसिपलिटीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था, और पार्ट 9 ए के अंडर आती हैं वो। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें 12 जो स्केड्यूल 12 में है ये जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अमेंडमेंट याद रखना है, 73rd में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, 1992 में आया था, पार्ट 9 के अंडर है, 29 सब्जेक्ट हैं, और 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 का, उसमें म्यूनसिपलिटीज़ जो थी, ठीक है, उसमें जो 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था म्यूनसिपलिटीज़ को, और 12th जो शेड्यूल है, ठीक है, वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रेटिकुलेट वेनेशन? तो निम्नलिखित में से कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन से संबंधित नहीं है? तो नोट पे ध्यान देना है, एसएससी वालों, भूल जाते हो आप, अलर्ट हो जाना है। तो इसमें जो रेटिकुलेट वेनेशन से रिलेटेड नहीं है तो वो है मेज़, बाकी चाइना रोज़, तुलसी और कोरिएंडर, ये तीनों रेटिकुलेट वेनेशन है। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, देखो, रेटिकुलेट वेनेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ वेन इन अ लीफ। लीफ में जो वेन होती हैं दैट फॉर्म्स अ वेब लाइक नेटवर्क, तो वेब लाइक नेटवर्क बनाती हैं। वेन्स एंड वेंटिकल्स आर स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस द लीव्स और लेमिना
तो जो वेन्स और वेंटिकल्स होती हैं स्प्रेड होती हैं अनइवनली लीव्स में, और विद स्मॉलर वेन्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द सेंटर वेन्स से आउट होती हैं एंड निकलती हैं, और मिडरिप एंड स्प्रेड थ्रू आउट द लीफ। तो लीफ पूरे लीफ में फैली होती हैं ये। अब जो मैज है वो है पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल, वेयर द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। और इसके जो एग्जांपल हैं बनाना, कोकोनट, वीट, मेज, एग्जांपल है इसके, ठीक है। पैरेलल वेनेशन नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे पैरेलल वेनेशन क्या है, तो इसके जो एग्जांपल हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज द कलिंगा वॉर मैंसनड। तो अशोका के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में से कलिंगा युद्ध का उल्लेख है, तो आपको बताना है ये। तो ये है रॉक एडिक्ट जोधा 13, ठीक है, ये 13 है रॉक एडिक्ट। इसमें ही जो कलिंगा वार के बारे में मैंशनड है। और कलिंगा वार कब हुआ था, तो ये 261 BC में हुआ था, ठीक है, 261 BC कलिंगा वार, याद रखनी है आपको डेट। और ये रॉक एडिक्ट 13, और मौर्यन एम्पायर से थे ये, मौर्यन एम्पायर। देखो मैंने फिर बता दिया है, फिर एक बार और बता देता हूँ। जो मौर्यन एम्पायर था इसकी क्रोनोलॉजी में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए थे बिंदुसार, फिर आए थे अशोका, देन फिर आए थे कुणाल और दशरथ, और फिर उसके बाद बृहद्रथ। तो बृहद्रथ लास्ट थे, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आ गई थी, है ना। जो मौर्यंस थे वो आ गए थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है 319 20 से लेके और 185 BCE तक है, ठीक है। इसके बाद लेटर मौर्याज आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नॉट पूछा है, ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। तो देखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ हाई कोर्ट, ये है हो सकते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हो सकते हैं। और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हो सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, इसको आप बड़े आसानी से कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो और देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिपेंडेंट स्टेटूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को, डेट याद रखनी है, पूछा जा चुका है कई बार। अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 तब बना था ये, जब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में। तो ये जो बना था ये भी 1993 में बना था। तो और देख लेते हैं, द कमीशन सर्व एज ए गार्जियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ओवरसी द राइट्स ऑफ एसोसिएटेड विद लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इतना ध्यान रखना है आपको। और जो इसके चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, 70 ईयर्स तक। और अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और रिकमेंड कौन करता है, तो कमेटी रिकमेंड करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इनकी जो टेन्योर होता है 3 साल का या फिर 70 साल तक, और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोसिलिकेट एम्फीबोल मिनरल यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एज रेल रोड ब्लास्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण में रेल मार्ग गिट्टी के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है, इसका जो आंसर है हॉर्नब्लेंडे इसका आंसर है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं, देखो, हॉर्नब्लेंडे इज़ अ टाइप ऑफ एम्फीबोल मिनरल दैट फाउंड इन मैनी इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है ये। बोथ हॉर्नब्लेंडे एंड एम्फीबोल आर द इनोसिलिकेट मिनरल्स हैं, और मीनिंग दे आर मेड अप ऑफ डबल चेन ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा। तो ये डबल चेन ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा से बना होता है। और कलर इसका कैसा होता है, हॉर्नब्लेंडे इज़ यूजुअली ओपेक एंड डार्क ग्रीन कलर, ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन, वाइल एम्फीबोल कैन मैनी कलर्स
इंक्लूडिंग कलरलेस, वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू या लेवेंडर। तो अब इनके बारे में हमने देख लिया, अब देख लेते हैं सेल जो होती है। जो सेल रॉक ये सेडिमेंट्री रॉक है और गेसराइट सेडिमेंट्री रॉक है, ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक हैं। पूछ सकता है एग्जाम्पल में सेल क्या है, तो ये सेल भी रॉक का कई बार पूछा भी हुआ है, इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो ये सेल है जो है सेडिमेंट्री रॉक है, और गेसराइट ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, और ये ओलेवाइन इग्नियसियस रॉक का एग्जाम्पल है। और सेडिमेंट्री में भी आ सकता है, ये मेटामॉर्फिक में भी आ सकता है, वैसे मोस्टली तो इग्नियसियस रॉक का एग्जाम्पल है ओलिवाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। रंजना प्रकाश देसाई हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ओरिजिनली वर्कड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रंजना प्रकाश देसाई जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ने मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में काम किया। तो आपको बताना है ये। तो ये जुडिशियरी में काम कर चुकी हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं, और उसके अलावा जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। तो भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र में जो बांध है, जो डैम्स हैं, वो सबसे मैक्सिमम नंबर्स में है, ठीक है। तो उसके अलावा एमपी में, उसके बाद एमपी में है, फिर गुजरात में है, ठीक है। तो इसके बाद आता है एमपी, देन गुजरात, ठीक है। तो विच स्टेट इन ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स की बात कर रहा है, तो ये महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, फिर मध्य प्रदेश में, देन गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, और देखो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लार्ज डैम्स इन द कंट्री वर बिल्ट इन 2 डिकेड्स। 1970 और 90 के बीच में बने थे जितने भी लार्ज डैम्स हैं इंडिया में, मोस्टली आधे से ज़्यादा। तो महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स इन द कंट्री 1845, और फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 905, और उसके बाद गुजरात में 666, 666, 666। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो एक मोनो एटॉमिक अणु की पहचान करें। तो किस में होता है, नोबल गैसेस में जो होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें से आपको देखना है नोबल गैस कौन सी है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हीलियम ही है। तो हीलियम इज़ द आंसर है। तो मोनो एटॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं। देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम होता है इसमें केवल। A monoatomic molecule is a molecule that consists of a single atom and lacks of covalent bond। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। एग्जांपल्स के लिए नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन मोनोएटॉमिक है। एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे, और रेडॉन गैस भी पूछ सकता है, या फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है दूसरे गैसेस के नाम दे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए भाई, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको क्लास कैसी लग रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आने वाली क्लासेस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मैं फिर बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं ये, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। देखिए एसएससी का जो सीजीएल का पेपर हुआ है 36 शिफ्ट में हुआ है, और 25 के 25, 36 इंटू 25 आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एमटीएस का है वो 66 शिफ्ट में हुआ है, इंटू 25 कर सकते हैं। और सीएचएसएल जो है वो भी हुआ है, और उसके भी 25 क्वेश्चंस जितने भी शिफ्ट में वो हुआ है। तो आप सोच सकते हैं आपके पास कितना क्वेश्चन बैंक है, ठीक है भाई। तो इंटेंसिटी, आप इस क्लास की जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं। तो आपको क्लासेस सारी देखनी है और कंप्लीट देखनी है, तभी आपको जो पैटर्न है और नॉलेज है तभी मिलेगी। और देखिए जो आपका रिवीजन है वो जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका जो स्कोर है होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको डर लगेगा, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को निकाल ले जाएंगे। हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें याद कैसे रखनी है, हमें ये भी सीख रहे हैं कि हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को नहीं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपना राइट आंसर तक पहुँचने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 19 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट प्लेड द हाई डिस्प्ले दी हाईएस्ट पॉपुलेशन। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला सबसे अधिक
जनसंख्या प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा जिला है? तो ये थाने है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। थाने जिला सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी इसकी। इसके अलावा 24th परगना जो वेस्ट बंगाल का है सेकंड पे वो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, एसएससी वालों ध्यान रखना है भैया आपको। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते टाइम कभी आप इनकरेक्ट भूल जाएं। तो द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003। तो ये गलत है। तो मतलब कि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन में देखना है जिसमें एक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि भाई उन्होंने गलत पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट में किस में है? इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों में से अब दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए भाई, ऑप्शन दो बचे हमारे पास। अब देखते हैं, देखो, इट इज़ एन ongoing central government sponsored scheme अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ये किसकी स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। अब देखिए, जिसमें दूसरा है उसे भी एलिमिनेट कर दो, ये वाली भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब बची एक स्टेटमेंट, यही इसका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। देख लो, है ना। तो ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने आंसर को। तो देखिए, थर्ड क्या है? इट इज़ एक्सटेंड टू द चिल्ड्रन एज बिलो 6 ईयर्स ओनली। नहीं, ये गलत है। तो गलत है तो गलत ही पूछी है इन्होंने। तो ये भी हमारा आंसर में हो जाएगा। ये 6 ईयर्स के बच्चों के लिए नहीं है केवल, उसके अलावा एडोलसेंट जो गर्ल हैं उनके लिए है, लैक्टिक जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए है। ठीक है, और 6 4 देख लेते हैं। इसमें 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी गलत है। तो मीन्स ये भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यही इसका राइट आंसर है। तो एलिमिनेशन से भी हम निकाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। उससे पहले देख लेते हैं, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ इशूड ऑर्डर ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्ड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। रिस्ट्रक्चर्ड किया था इन्होंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स को एंड पोषण। प्राइम मिनिस्टर इसकी फुल फॉर्म है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान इनटू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण। इन दोनों स्कीमों को मिला के इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है और जो पोषण स्कीम थी, इन दोनों को मिला के सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 कर दिया है। द स्कीम इज़ एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स मिलेगा प्रोग्राम टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में, ये इनके लिए है ये स्कीम। तो केवल 6 साल के बच्चों को लिए ही नहीं है ये। ठीक है, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, तो आप निकाल सकते हैं इसका आंसर बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच 5 ईयर प्लान दी फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज्ड। तो किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता नारे का उपयोग किया गया था? तो ये था 7th 5 ईयर प्लान। तो 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो ये 1985 से 90 के बीच था। इस प्लान में ये प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, और इट लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थे उन्हें इंक्रीज करना था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। और इसका जो ऑब्जेक्टिव दूसरा था, इंक्लूडिंग इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। तो यही कहा गया इन्होंने, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो यही देखिए, यही ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक प्रोडक्ट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। इट एम्फेसाइज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो एंटी जो पॉवर्टी प्रोग्राम्स है वो, और द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द नीड टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो यही 7th 5 ईयर प्लान था। और स्टार्ट कब से हुए थे ये? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से 56 तक रहा था। ठीक है, होरोडोमोर मॉडल पर बेस्ड था ये। और जो सेकंड था वो 1956 से लेके 61 तक था। ठीक है, ये महालनोबिस पर बेस्ड था, महालनोबिस प्लान बोलते हैं इसे। थर्ड जो आया था 61 से 1961 से और 67 तक आया था। तो इसके बाद क्या था? प्लान हॉलीडे हो गया था।
प्लान हॉलीडे 68, ठीक है, और 69 में आया था फिर, तो 1969 से और 74 तक चला था। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ जो चला था। तो इसमें 14 बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी आया था इसी में, ये पूछ सकता है आपसे ड्रॉट प्रोन एरिया। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो 74 से और 78, नहीं नहीं नहीं, ये था 6, जो थर्ड है ये फोर्थ है, फोर्थ के बाद 74 तक चला था ये, और 74 से 78 तक चला था, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो इसमें आया था गरीबी हटाओ, हटाओ का नारा दिया था इसमें, ठीक है। तो इतनी आपको याद रखनी है, वैसे फर्स्ट 4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गरीबी हटाओ वाला नारा जो इन्होंने फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया तब होती है जब त्वरित चूना पानी के साथ प्रक्रिया करता है। तो क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, तो देखिए इसमें कैसे निकाल सकते हैं आप क्विक लाइन, इसमें नहीं है फॉर्मूले में, तो इसमें वाटर भी नहीं है, तो जब मिलेगा तभी तो कुछ बनेगा, तो ये नहीं हो सकती। और देखिए इसमें भी नहीं है वाटर, ना क्विक लाइम है, तो इसमें कैसे बनेगी, इसमें नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये वाली एलिमिनेट कर दी हमने, इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है या तो ये या ये। तो अब हम देख लेते हैं, देखो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड है। क्विक लाइन को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस मिलता है, ठीक है। तो CaOH2 एक्वस, तो ये भी नहीं है इसका, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, ऐसी जो रिएक्शंस है वो पूछ रहा है, और ये पूछा भी हुआ है कई एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज यामिनी कृष्णमूर्ति एसोसिएटेड। तो यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित, तो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, और सतरिया आसाम का। 8 क्लासिकल डांस है, 9th वाला जो है छऊ डांस है, उसका स्टेटस कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री ने। और बाकी जो ये है जो 8 क्लासिकल डांस है, संगीत नाटक अकादमी ने इनका स्टेटस दिया है। और संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी, 1953 में, ठीक है, 1953 में, इतना आपको ध्यान रखना है। 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम केरला में है, और यहाँ पे एक और होता है कथकली, कथकली, ठीक है, और कुच्ची पूड़ी, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, सतरिया आसाम में, और मणिपुरी तो ये होता है मणिपुर में। और उसके अलावा कथक जो होता है ये होता है यूपी में। तो ये हमारे क्लासिकल डांस है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 2008 एंड इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू हैव पॉपुलराइज्ड ख्याल गायकी। तो निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक हैं और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये हैं पंडित भीमसेन जोशी जी, एसोसिएटेड है ख्याल गायकी से, और भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें 2008 में। अब देखिए पंडित जो भीमसेन जोशी हैं किस घराना से बिलोंग करते हैं, तो ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और जो पंडित, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर वाज एसोसिएटेड विद द ग्वालियर घराना, तो ये ग्वालियर घराना से एसोसिएटेड है हिंदू क्लासिकल म्यूजिक। और उसके बाद गंगाबाई हंगल वाज अ मेंबर ऑफ किराना घराना, तो ये भी किराना घराना से एसोसिएटेड है। बेगम अख्तर, तो ये भी किससे है, ये काफ़ी 2-3 घराना से एसोसिएटेड है, तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। तो ये पटियाला घराना से एसोसिएटेड है, तो ट्रेंड करा था इन्होंने इन्हें उस्ताद अदा मोहम्मद खान ने के द्वारा। और किराना घराना में ट्रेंड हुई थी ये किसके अंडर, तो उस्ताद अब्दुल रहीम खान ने इन्हें ट्रेंड किया था।
ठीक है, बेगम अख्तर को। तो ये ध्यान रखना है आपसे, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी दोनों इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर के पंडित विष्णु जी और ये गंगाबाई मंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में मेज़बानी निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा की गई। तो जो थर्ड एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो किसने होस्ट करा था वो, तो उत्तर प्रदेश ने होस्ट करा था। तो थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स, तो कब से कब तक थे ये, 25 मई से लेके 3 जून तक थे 2023 में उत्तर प्रदेश में। और जो गेम है वो 4 सिटीज़ में हुआ था, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एंड गौतम बुद्ध नगर। और मॉस्कॉट क्या था इसका, G2। विच प्रेजेंट्स द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्वाम्प डियर, बारासिंगा जो है स्टेट एनिमल है इसका उत्तर प्रदेश का। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन पे रही है। तो 69 मेडल्स जीते हैं, 26 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं और 26 ब्रोंज जीते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड स्थान पे रही है और जो जैन यूनिवर्सिटी है वो थर्ड स्थान पे रही है, 32 मेडल उन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके बारे में पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं 18 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें। तो आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है और पैटर्न को समझना है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीरीज़ का कंप्लीट और जो है वो फ़ायदा उठाएं। और ये कंप्लीट है सीरीज़ सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और क्लास को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, इतने एफर्ट से आपके लिए क्लासेस बनाई जा रही हैं और इससे बाहर सॉल्यूशन में इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन में ही 4-5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज इस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास आएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।